ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम प्रवीण सर और आपको नए टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत से बच्चों का अभी हाल ही में ढेर सारे क्वेश्चन और समस्याएं थी कि सर कंपटीशन में हम लोग जब जाते हैं तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं और क्या कठिनाइयां आती हैं और कितने क्वेश्चंस किस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और जब भी कोई बच्चा बैठता है एग्जामिनेशन में, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी 10+2 हो, एमटीएस हो या पीसीएस लेवल का एग्जामिनेशन हो, तो जिसमें जीएस के पार्ट होते हैं उसमें अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बीएड में भी अर्थशास्त्र के क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चों के दिमाग से परे होता है, अर्थात कठिन प्रश्न उनको लगता है। लेकिन कुछ चीजों को हम अगर समझ ले तो वही क्वेश्चन आपको आसान दिखेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्थशास्त्र को लोग ज्यादातर लोग या बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि इसमें मेरा कोई वो नहीं है। इतिहास, भूगोल और पर्यावरण, साइंस और बाकी सामान्य जानकारी पे ध्यान देते हैं, करंट अफेयर्स पे। तो मैं आपको बतलाऊं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलता है और बिना अर्थशास्त्र के हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी नहीं चलती है। तो सोच सकते हैं कि आप कितना इंपॉर्टेंस है अर्थशास्त्र का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र आज हम लोगों की टॉपिक होगी और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन कैसे बनते एग्जामिनेशन में। तो फर्स्टली हम लोग लेते हैं एसएससी को लेते हैं। एसएससी में 3 पार्ट आपके आते हैं। एक आपका होता है एमटीएस और एक होता है आपका 10+2 स्तर का और एक होता है आपका सीजीएल होता है। दोस्तों एमटीएस में 7 क्वेश्चन होते हैं, 10+2 में कुल 10 क्वेश्चन और सीजीएल में 10 से 15 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से होते हैं। जरा समझते हैं, अब अगर ये क्वेश्चन हमारे हम छोड़ देते हैं तो मेरिट का सवाल होता है। अगर ये हमारे क्वेश्चन सही होते हैं तो हम बाकी अन्य पार्ट अगर अच्छा से करते हैं तो हम मेरिट में टॉप पे बने रहेंगे। दोस्तों इसको हम छोड़कर अगर बात करते हैं तो यूपी ट्रिपल एसएससी में क्वेश्चन आता है तो आप देखते हैं लेखपाल में आता है। लेखपाल में अर्थशास्त्र के क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? तो 7 से लेकर 12 क्वेश्चन लेखपाल में आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जूनियर क्लर्क की जो भर्ती आती है इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं कितने आ सकते हैं? तो इसमें 8 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से, और इसके बाद लोअर पीसीएस जो आपका होता है, लोअर पीसीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपको कितने आते हैं? तो 15 से लेकर 25 प्रश्न इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ता जा रहा है एग्जामिनेशन में। अब हम बैंक की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो बैंकिंग में जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, बैंकिंग आधारित क्वेश्चन कुल 40 होते हैं। मेंस में जब आप बैठते हैं बैंक के तो बैंकिंग आधारित 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से टोटल 25 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से ही होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर हम पीसीएस लेवल की बात करते हैं, पीसीएस में अगर जाते हैं हम, तो पीसीएस में आपके 30 से लेकर 40 क्वेश्चंस अर्थशास्त्र से होते हैं। जरा समझिए अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंस आपको कहाँ है। तो इसलिए विभिन्न परीक्षाओं में आप जब बैठते हैं तो अर्थशास्त्र ये शेड्यूल में आता है, अर्थात इतने क्वेश्चन अर्थशास्त्र से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र को कहा क्या जाता है। तो ये अर्थशास्त्र की अगर डिफिनेशन समझते हैं हम, तो अर्थशास्त्र की डिफिनेशन क्या होती है, तो इसको हम लोग अगर बोल सकते हैं तो धन का प्रबंधन जिस विषय या जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। बहुत से अर्थशास्त्री ऐसे भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ये अर्थशास्त्र जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और ये इकोस नाम से, ये इकोस शब्द से बना हुआ है इकोनॉमिक्स, अर्थात इसका हिंदी में अर्थ होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स,
इसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, और एक होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से दो भागों में बटा हुआ है। वास्तव में इसको बांटा किसने, सबसे बड़ी बात यह है। तो दोस्तों इसको बांटा किसने, तो रेगनर फ्रिंच नाम के एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग छोटा अर्थशास्त्र बोलते हैं, छोटा अर्थशास्त्र बोलते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग बृहद अर्थशास्त्र बोलते हैं, बृहद अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इस तरह से रेगनर फ्रिंच ने 1967 में इसको क्या किया, 1968 में इसको डिवाइड किया, अर्थात अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या आता है, तो अर्थशास्त्र का पूरा बड़ा भाग, जैसे इसमें आता है राष्ट्रीय आय आ जाएगी, राष्ट्रीय आय का मापन करते हम, इसमें आपके रोजगारी से संबंधित आंकड़े आते हैं, फिर इसमें आयात निर्यात कामा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इसमें आता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय, रोजगार और इसके बाद बेरोजगारी, रोजगार, आयात निर्यात, अंतरराष्ट्रीय आय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। और इसमें बाजार की कीमत भी आती है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो इसमें आपका आता है उत्पादन, उपभोग और सामान्य कीमत कामा बाजार आता है। तो इस तरह से उत्पादन, उपभोग, सामान्य कीमत, बाजार, तो इसमें छोटी मतलब मौद्रिक से संबंधित छोटी व्यवस्थाएं जो आती हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती हैं, और बाकी जो अर्थशास्त्र के बड़े क्षेत्र होते हैं, राजकोष से लेकर रोजगार, राष्ट्रीय आय, आयात निर्यात, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाजार, ये सब किसमें आते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को किसने दो भागों में बांटा, तो रेगनर फ्रिंच ने बांटा है। तो इस तरह से ये अर्थशास्त्र है जिसको दो भागों में बांटा गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पहलू चलते हैं। हम लोग दोस्तों हम उसी टॉपिक को बताना चाह रहे हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पुटअप किया जाता है, अर्थात आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन उस टॉपिक से किया जाता है। तो ये हम सामान्य परिचय के तहत आप लोगों को बताए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि विश्व में अर्थव्यवस्था कितने नामों से जानी जाती है। तो जानते हैं विश्व में अर्थव्यवस्था कितने नामों से जानी जाती है, जरा समझते हैं। तो फर्स्ट इसमें होगा दोस्तों, पहला इसमें नंबर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बाजारी अर्थव्यवस्था, या इसको हम लोग बोलते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था। ये पहली अर्थव्यवस्था है, अर्थात मार्केट इकोनॉमी, अर्थात लिबरल इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था। ये भारत में इस अर्थव्यवस्था को अपनाया नहीं जाता, ये वो देश अपनाते हैं जो विकसित होते हैं। प्राय विश्व की वो देश या वो कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को या लिबरल इकोनॉमी को अपनाती है जो कि डेवलप हो। तो जरा समझते हैं इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, पूरी देश की जिस देश में ये अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है और विकसित देश में अपनाई जाती है, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं।
तो इन देशों में इस अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप विकास के मामले में और अर्थव्यवस्था के मामले में कम होता है और पूंजीपतियों का बोलबाला ज्यादा होता है, अर्थात सरकार या राज्य सरकार या सरकार का नियंत्रण कम होकर पूंजीपतियों का अधिकतम नियंत्रण होता है। अर्थात ये जो अर्थव्यवस्था होती है, यह अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बाजार पर आधारित होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बतलाना चाहेंगे भी कि इस अर्थव्यवस्था में निजीकरण को ज्यादा महत्व दिया जाता है और इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अर्थात यह अर्थव्यवस्था बाजार पर निर्भर करती है, यह अर्थव्यवस्था पूंजी पर निर्भर करती है, यह अर्थव्यवस्था उदारवादी का मतलब अधिकतम निवेश पर ध्यान देती है। तो इस तरह से इस अर्थव्यवस्था में सरकार खुली छूट देती है, सरकार का नियंत्रण कम होता है, पूंजीपतियों का नियंत्रण ज्यादा होता है। तो ये अर्थव्यवस्था विकसित कंट्रियां अर्थात विकसित देश अपनाते हैं, विकसित देश अपनाते हैं इस अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन आता है कि विकसित देश कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजारी अर्थव्यवस्था या उदारवादी। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं लिबरल इकोनॉमी और इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो विकसित देश में कौन कौन से मैक्सिमम देश आ सकते हैं दोस्तों, तो फ्रांस आ सकता है, इसके बाद जर्मनी आ सकता है, इसके बाद आपके ब्रिटेन है, इसके बाद अमेरिका है। तो इस तरह से ये आपके दोस्तों विकसित देश हैं। उत्तरी कोरिया है, ये आपके विकसित देशों के बेस्ट नमूने हैं, अर्थात बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट उदाहरण है। इन देशों में ये अर्थव्यवस्थाएं अपनाई जाती है। 2 नंबर का अर्थव्यवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में, सोशलिस्ट इकोनॉमी इंग्लिश में बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो इसका रूल ये होता है कि इस अर्थव्यवस्था में उस देश के सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। मतलब कोई भी विकास का कार्य करती है तो केवल में केवल सरकार, आर्थिक रूप से कोई भी निर्णय लेती है तो केवल में केवल सरकार कार्य करती है। तो इस तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत इसमें निजी सेक्टर हावी नहीं होता है और केवल सरकारी क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण होता है, सरकारी विकास और अर्थ के मामले में कार्य करती है, निर्णय लेती है, जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था कौन से देश अपनाता है, तो जिसको हम लोग रूस कहते हैं, अर्थात पूर्व सोवियत संघ बोलते हैं। तो इस तरह से यूएसएसआर भी इसको बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये आपका यूएसएसआर भी एग्जामिनेशन में आया है, या रूस या पूर्व सोवियत संघ इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था हुई। अब तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो दोस्तों इसमें आपको बता दें, इसमें निजी सेक्टर ऐसे समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसमें कि इसमें सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अर्थात एक तरीके से ऐसे समझते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार और निजी सेक्टर दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं या विकास का कार्य करते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात किसी भी कार्य को अर्थव्यवस्था या वित्त संबंधी या विकास संबंधी किसी भी कार्य को सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर करते हैं। अर्थात उस देश की अर्थव्यवस्था में जो सरकार के कार्यों को निजी क्षेत्र सहायक रूप में कार्य करता है, उस देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसको कौन से देश अपनाते हैं, तो विकासशील देश अपनाते हैं। विकासशील देश कौन से होते हैं, तो विकास के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होते हैं, प्रगति कर रहे होते हैं,
वो विकासशील देश होते हैं। विकसित देश कौन से होते हैं? तो जिसमें एजुकेशन, आपके आय प्रति व्यक्ति अधिकतम हो, एजुकेशन अधिकतम हो और संपूर्ण मानव संसाधन की उपलब्धता हो, जो विकसित देश में आते हैं। तो इस तरह से मिस्री देश में क्या है, तो इसमें एजुकेशन और विकास के मामले में, मानव संसाधन के साधनों के मामले में यहाँ पे यह देश प्राप्त अग्रसर होता है बढ़ाने में और सुविधा उपलब्ध कराने में। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं। और विकासशील अर्थव्यवस्था वह देश होता है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा देश अपनाता है? तो विकासशील। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन अपनाता है? तो आपके विकसित देश। और इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाता है? तो जानते हैं दोस्तों, भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाता है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाता है? तो मिश्रित। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। अर्थात क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जिस देश में सरकार का कार्य निजी सेक्टर सहायक के रूप में करता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चंस आपके प्रॉपर बनते हैं और सभी एग्जामिनेशनों में बनते हैं। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। प्राय एक साल के अल्टरनेट पर, एक साल के गैप पर किसी न किसी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब हम लोग अर्थव्यवस्था की दूसरी टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था की दूसरी टॉपिक क्या होगी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अब हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इस पर हम लोग बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र, इसमें आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र और इसमें आता है आपका तृतीयक क्षेत्र। तो इस तरह से ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम समझते हैं। यह वह क्षेत्र होता है जहां से भारत सरकार को परंपरागत रूप से लाभ होता है और अधिकतम लाभ होता है। और उसको परंपरागत क्षेत्र की जितनी भी वस्तुएं आती है इसमें इसको रखा गया है। प्राकृतिक क्षेत्र का भी इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों आपका कृषि आता है, फिर इसमें आता है आपका वन आता है, वन संपदा, फिर इसमें आता है आपका इसमें मत्स्य कामा पशु पालन, ये आपके एक में होंगे। और फिर इसके बाद आपका आता है इसमें उत्खनन और खनन। तो इस तरह से उत्खनन या खनन आप एक में ही इसको रखते हैं हम। तो इस तरह से ये आपका कृषि, वन संपदा, मत्स्य पशुपालन, खनन या उत्खनन, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र का विषय क्या है। तो आपका ये आपके विषय हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं। पूरी टॉपिक जब समझते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये यहाँ से भारत सरकार को मैक्सिमम अधिकतम लाभ होता है और ये यहाँ से भारत सरकार अपने अकाउंट में इसको प्रथम स्थान पर रखी हुई है। अर्थात जिसका प्राथमिक रूप से लेखा किया जाता है ये क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो इसमें समझते हैं आपके विनिर्माण आता है और इसके बाद निर्माण आता है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, विनिर्माण और निर्माण।
दोस्तों विनिर्माण का मतलब क्या होता है? वो वस्तुएं जिसको हम लोग दोबारा मैनिपुलेट करके या बदल कर या रिड्यूस करके फिर से बना सकते हैं या दोबारा उसका उत्पादन कर सकते हैं विनिर्माण में। लेकिन निर्माण में क्या आता है? तो जो अस्थायी होता है वो निर्माण में आता है। तो इस तरह से विनिर्माण, निर्माण, कामा उद्योग, कामा सीमेंट उद्योग, कामा गैस सप्लाई, कामा वाटर सप्लाई, कामा विद्युत सप्लाई, ये सभी दोस्तों किस में आता है आपका? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये द्वितीय क्षेत्र के विषय हैं। तृतीय क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका क्या आता है? तो इसमें आता है आपका बैंकिंग सेवाएं, इसमें आ जाएगी आपकी, और इसके बाद इसमें आ जाएगा आपका डाक सेवाएं, और इसमें आपका आ जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं, कामा भंडारण इसमें आ जाएगा, जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, भंडारण स्टॉक बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये सेवा क्षेत्र भी कहलाता है। और तृतीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो सेवा क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक हो गया आपका, प्राथमिक हो गया। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या रोल या भूमिका किस क्षेत्र की होती है? तो तृतीय क्षेत्र की होती है। और इसके बाद द्वितीय स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था में किन को रखा गया है? तो विनिर्माण, निर्माण उद्योग, गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, विद्युत सप्लाई। प्राथमिक क्षेत्र में क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों। तो इस तरह से ये भारत की अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। चतुर्थ क्षेत्र भी होता है और पंचम क्षेत्र, 5वां क्षेत्र भी होता है। तो वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते, प्राय इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आप समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या है, जरा समझते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका होगा बैंक, दूसरा ऑप्शन इसमें हो जाएगा उद्योग, तीसरा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डाक सेवाएं, और चौथा ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका कृषि। तो आप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो क्या होगा दोस्तों? कृषि। ये किसमें शामिल है? ये आपके तृतीय, ये भी आपके तृतीय, और ये किसमें शामिल है? तो ये आपके द्वितीयक में शामिल है। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज ये महत्वपूर्ण 2 टॉपिक को मैंने आपको बतलाया। यहाँ से क्वेश्चंस प्राय हर एक साल के बाद किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर ये पसंद आई होगी वीडियो और ये टॉपिक पसंद आया हो, जरूर आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें मित्रों, और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ने का कार्य करें आप। और आगे की टॉपिक जरूर है। और साथ से कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप जरूर लिखें कि इस टॉपिक पर हमको जानकारी दी जाए, तो आपको अवश्य उस टॉपिक पे जानकारी दी जाएगी। श्रेजल एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आपको बोलते हैं कि अगली वीडियो लेके हम जरूर प्रस्तुत होंगे। मैं प्रवीण सर, थैंक यू सो मच।